कोई खाई नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के, यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं आ रहे। ये तो वक्त बताएगा, भाई बताएगा कि आगे क्या होता है। तो बताएंगे वो क्या निर्णय लेते हैं। बहन कुमारी मायावती जी बताएंगे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे। जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। वो राजनीति नाराजगी नहीं है, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो वो लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसते हुए नजर आ रही हैं। 5 राज्यों का जिक्र कर लेते हैं। उसमें यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, यहाँ पर राजस्थान का बात सामने आ रही है। इसी को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हैं, उन्होंने भी दावा कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए राजस्थान में उनकी बखूबी मजबूती देखने को मिली। यहां पर चंद्रशेखर आजाद बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर आपको धोखा दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर सचिन पायलट को आगे कर रही है, उनकी नाराजगी को दूर कर रही है, लेकिन राजस्थान में जनता की समस्याओं को नहीं देख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनावी लिस्ट जारी करती है, लेकिन कोई बड़ा दावा नहीं करती है। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए वो नजर आए। वहीं दूसरी तरफ बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, वो लोकसभा चुनाव को लेकर अकेले मैदान में उतरने की बात करती हुई नजर आती हैं और सीधे तौर पर कहती हैं किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगी, अकेले अपने दम पर लोकसभा का चुनाव जीतेंगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आएंगी। क्या कुछ कह रही है मायावती, देखिए जरा। भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे अरसे तक रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता और विशेषकर कमजोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह को भी मान लिया होता, तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता तथा ना ही फिर कमजोर वर्गों के लोगों को मजबूरी में बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती। और अब ये कांग्रेस पार्टी
अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है, तो वही सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी पुनः केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है। साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है। जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये दोनों बने गठबंधन यानी कि एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं। लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का व बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज़्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को यानी कि कमज़ोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन ना हो सके तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में ना आने की स्थिति में भी इन कमज़ोर वर्गों का यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज़्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश में लगातार बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई, अति गरीबी व बेरोजगारी आदि की
इन गंभीर समस्याओं के प्रति केंद्र के उत्तरदायित्व को लेकर कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में जवाबदेही का लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार है, किंतु मणिपुर में जारी चिंतनीय हालात, हिंसा व सुरक्षा ही अब नया मुद्दा बन गया है। किंतु इन समस्याओं के प्रति भाजपा का रवैया अब तक व्यापक जनहित का कम तथा अपने राजनीतिक स्वार्थ का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिस कारण देश से जुड़े इन मामलों का जटिल बने रहना अति दुखद है, जबकि देश की प्रगति लोगों की उन्नति में ही निहित है, जिस पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की भी सख्त ज़रूरत है। और अब लोकसभा चुनाव से पहले संसद में सरकार व विपक्ष का रवैया तकरार, आरोप प्रत्यारोप व जिम्मेदारी से भागने का नहीं, बल्कि इन ज्वलंत जन समस्याओं को दूर करने संबंधी समाधान का होना चाहिए, क्योंकि इस समय समस्त गरीब एवं मेहनत कर जनता का जीवन काफ़ी दुखी व त्रस्त है, जिनकी सही से चिंता करना सभी का दायित्व भी बनता है। अंत में अब मैं अपनी बात यही समाप्त। जो मायावती का दावा है वो कहीं ना कहीं दो तरफा नजर आ रहा है, क्योंकि जब 2019 की बात कर लें, समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ में आई थी, लेकिन यहाँ पर जीत ना सकी तो उन्होंने गठजोड़ तोड़ दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी के साथ फिर से मिलने की बातें मायावती के सामने आई। वही बातें अब यहाँ पर देखी जा रही है चंद्रशेखर आजाद के साथ, यानी कि दोनों की सोच एक, दलित आदिवासियों को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना, यहाँ पर पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात करना, और इसी को लेकर मायावती के जो मार्गदर्शन हैं वो भी यहाँ पर पिछड़े वर्ग दलितों के लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद के भी कदम वही दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने जो ऐलान किया है, अब ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। ये दोनों पार्टियां मिलकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि खुद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो बिजनौर की नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो सीट जिस पर तमाम पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई है, और लगभग इस सीट पर मायावती ने भी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। तो ऐसे में देखा जाए इस सीट पर ये दोनों पार्टी फिर से आ सकती हैं। दोनों पार्टी लोकसभा के चुनाव को लेकर गठजोड़ कर सकती हैं। ये बड़े दावे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों और चंद्रशेखर आजाद के जरिए किए जा रहे हैं। ये जिनको आप हिंदू कहते हैं, जब उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो आपकी सरकार जवाब क्यों नहीं देती? आपकी सरकार क्यों नहीं खड़ी होती? जब दलितों की खाल खींची जा रही है, आदिवासियों खाल खींचे, तब सरकार क्या कर रही है? प्रयागराज में दो मसले हुए अगर आप उठा पाए। एक बच्चा जिसके साथ अन्याय हुआ वो ब्राह्मण परिवार का था, उन्होंने अपनी डेड बॉडी को सड़क पर रख के प्रदर्शन किया, उनको उनकी सारी मांगे पूरी। दूसरा बच्चा जो है वो पासवान परिवार का था और उनको मार के भगा दिया गया, उन पर मुकदमे लिख दिए गए। ये है सच्चाई। मैं सबके साथ न्याय चाहता हूं, लेकिन न्याय के नाम पे अगर दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धों को अगर सताया जाएगा तो ये इसके खिलाफ फिर संघर्ष हमारा जारी रहेगा। G20 को कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, मगर G20 की आड़ में देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं या देश का जो खस्ता हाल, उसको बैनर के पीछे छिपाना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को दिखाना चाहिए दुनिया को कि हमने देश में, हम अभी तक दिल्ली को भी सही तरह सवार नहीं पाए, जो देश की राजधानी है। आप समझ रहे हैं, मैं दिल्ली से आया हूं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, उनके पीछे गरीबों की झोपड़ियां हैं जिनको छिपाया गया है। उनके पीछे वो जगह है जहाँ देख कर एहसास होता है कि हम जो है अभी भी 100 साल पीछे हैं दुनिया के हिसाब से। तो उनको छिपाने से काम चलेगा, उनको बुनियादी काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पे कोई किसी परमिशन की जरूरत नहीं है कि कोई परमिशन देगा कि उन पे कोई बजट की कमी है। सब कुछ है लेकिन नीयत नहीं है, क्योंकि गरीब अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो कोई उससे गुलामी नहीं करा पाएगा। थैंक यू। मेन चीज आप अभी तो आप क्या पहुंचे हैं सिद्धार्थनगर में, क्या पूरा पैसा? देखिए सिद्धार्थनगर से, क्योंकि वो नेपाल का बॉर्डर और हमें संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करनी है, तो पहली जो संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जो जिलों वाइज शुरू होगी, उत्तर प्रदेश में वो सिद्धार्थनगर में आज उसका पहला चरण जो है ना, जो यात्रा का वो सिद्धार्थनगर शुरू हो।
और लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इसमें काफी जो कस्बे पड़ेंगे उधर वहाँ पैदल मार्च होगा। जागरूकता अभियान के तौर पे जनता को जागरूक किया जाएगा। जो आज हालात जो है केंद्र की और स्टेट की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बना दिए, जनता इस हालातों को समझे और इनसे बाहर निकलने के लिए आने वाले समय में अपनी वोट का सही प्रयोग करें। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हमारी यात्रा, संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू हो रही है अलग अलग डेटों में। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यात्रा शुरू कराई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और केंद्र का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पे विजयी है। तो बीजेपी का विजय रथ जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में रोकेंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली। देखा जाए अगर आप इस समय अयोध्या में आज का इसमें जो देखा जा रहा है कि जो राजनीति है अब कहीं ना कहीं धर्म को लेकर हो गई, तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं, चाहे रामचरितमानस को लेकर कहा जा रहा है तो अब सनातन धर्म को लेकर आप क्या? मैं फिर ये कहूँगा कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है। कोई किसी धर्म को मानता, कोई किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो आपके वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज जो है कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, आज तमाम तरह से जो है नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, दरोगा भर्ती में आप देखो, 69 शिक्षक भर्ती में आप देखो। सरकार की जिम्मेदारी है किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही और धर्म वही बीच में लेके आएगा जो मुद्दों से भागना चाहता है। हम सरकार को मुद्दों से भागने देंगे। जातिगत जनगणना हो या 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला जो हुआ है उस पर शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई हो, या दरोगा भर्ती में घोटाला उस पर कार्रवाई हो, या नई नियुक्तियों में जो है नई नियुक्तियां आए, बैकलॉग भरे, प्रमोशन रिजर्वेशन, ये जो बुनियादी मसले इन पे हम लोग सरकार को खींचेंगे। नौजवान परेशान घूम रहा है पढ़ा लिखा, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं, तो हम मुद्दों पे रहेंगे और सरकार को भागने देंगे। सरकार ने बहुत वादे किए थे, किसानों की आमदनी दुगनी हुई, बिजली का बिल आधा हुआ, किसानों की बिजली माफ हुई, ये सब चीजों का जवाब जो है ना सरकार को देना पड़ेगा। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ये सच है? क्या हो पाएगा? क्योंकि मायावती हमेशा गठबंधन को लेकर नकारती है, फिर गठबंधन करती है, फिर जीतती नहीं है, फिर नकारती भी नजर आती है। तो क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद जो गठबंधन को लेकर दावा कर रहे हैं, क्या मायावती उस पर खरी उतरती हुई नजर आएगी? आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा गठजोड़ होगा जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से मात देता हुआ नजर आएगा? चंद्रशेखर आजाद और मायावती की जोड़ी को लेकर आपकी क्या राय, कि अगर गठजोड़ हो जाता है तो वाकई क्या उत्तर प्रदेश को जीत पाएंगे? क्या राय है आपकी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।